आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूँ अम्ल, क्षार एवं लवण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। और लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। और ये उदासीन लिटमस जो है वो बैगनी रंग का होता है। याद रखिएगा, उदासीन अगर लिटमस की बात की जाए तो ये बैगनी रंग का होता है। और लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से। प्राकृतिक सूचक की बात करें तो हमारा है लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानिया। अगर गंधी सूचक की हम बात कर लें तो इसमें आ जाता है हमारा वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। और आगे है हमारा अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। साथियों, जब अम्ल किसी भी धातु के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, ये आपको याद रखना है। और अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगी तो दो चीज़ें मिलेंगी हमको, पहला है लवण और दूसरा हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस फट फट ध्वनि के साथ जलती है। अगर हाइड्रोजन गैस को हम जलाएं तो इसमें से फट फट की एक आवाज़ आती है, ऐसा फट फट करके ये जलता रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। और वो सफ़ेद अवक्षेप जो है CaCO3 का होता है। CaCO3 का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। अगर हम चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर के अणुसूत्र की बात करते हैं तो इन सभी का अणुसूत्र हो जाता है हमारा CaCO3। इन तीनों का सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3। याद रखना है इसको भी। आगे है अम्ल क्षार की अभिक्रिया। जब हम अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, मान लीजिए कि एक बर्तन में अम्ल है और एक बर्तन में क्षार है, तो जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया करवा देंगे, मिला देंगे दोनों को, तो हमको मिल जाएगा लवण और मिलेगा जल। इस तरह से देखते हैं कि अम्ल और क्षार को जब क्रिया करवाते हैं तो हमको दो चीज़ें मिलती हैं, लवण और जल मिलता है। और इस अभिक्रिया को हम सब कहते हैं उदासीनीकरण। देखिए, जैसे यहाँ पर है अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार को जब आपस में क्रिया करवाते हैं तो लवण मिलता है और मिल जाता है हमको जल। तो इस तरह से जो हमारी पूरी अभिक्रिया है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। याद रखना है आप लोगों को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उसमें लिखना है जब अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल प्राप्त होते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम सब उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे आएगा आपका धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ये भी याद रखना है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। अम्ल में विद्युत धारा का प्रवाह उसमें उपस्थित आयनों के कारण होता है। ग्लूकोज और एल्कोहल में आयन नहीं होते हैं, इसलिए उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। ग्लूकोज और एल्कोहल में धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो इसमें आयन की उपस्थिति नहीं होती, इसमें किसी प्रकार का आयन नहीं रहता है। अगर हाइड्रोजन आयन की बात करें तो इसको हम H+ द्वारा प्रदर्शित करते हैं या फिर हम H3O+ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो क्षार हमारे जल में घुलनशील होते हैं उनको क्षार कहा जाता है। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको क्या कहा जाएगा? तो क्षार कहा जाएगा। जब भी अम्ल या क्षार को पानी के साथ मिलाना हो तो हमेशा क्या करेंगे कि ज़्यादा मात्रा में जल लेंगे, उसमें अम्ल की धीरे धीरे
मात्रा को मिलाते हुए उसको हिलाएंगे। ज़्यादा मात्रा में हमारा जल रहेगा, उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में अम्ल डालेंगे। ऐसा यदि हम नहीं करते हैं, कम मात्रा में जल लेकर ज़्यादा मात्रा में अम्ल डाल देते हैं, तो सारा अम्ल उबल करके हमारे ऊपर आ जाएगा और हम जल जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने की क्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, जब भी हम अम्ल में जल मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसलिए हमें सदैव क्या करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में जल लेकर के उसमें कम मात्रा में अम्ल मिलाना चाहिए। आगे आ जाता है हमारा सूचक, तो इसमें आ जाता है सार्वत्रिक सूचक। तो सार्वत्रिक सूचक क्या है, अनेक सूचकों का मिश्रण है। जो सार्वत्रिक सूचक होता है ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, जो सार्वत्रिक सूचक होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्रदर्शित करता है। सार्वत्रिक सूचक को हम सब पीएच स्केल भी बोलते हैं। पीएच स्केल में जो पी का अर्थ है उसका अर्थ होता है पुषांश या फिर पोटेंज। इसको भी क्वेश्चन में बहुत पूछा गया है रेलवे में कि पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या होता है। तो पी का अर्थ होता है पुषांश या फिर पोटेंज। अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो हिंदी में इसको कहा जाता है शक्ति। पीएच स्केल में 0 से लेकर के पूरा 14 तक के अंक होते हैं, यानी 1 से लेकर के टोटल कहाँ तक अंक होते हैं, 14 तक के अंक होते हैं। जो 0 से है, इसमें 1 से नहीं रहेगा, 0 से लेकर के पूरा 14 तक के अंक प्रदर्शित होते हैं। अगर हम 0 की बात करें तो ये जो 0 है ये अत्यंत अम्लता प्रदर्शित करता है और जो 14 है वो अत्यंत क्षारकता प्रदर्शित करता है। और जो हमारा 7 है, वो 7 क्या प्रदर्शित करता है, उदासीन। ठीक है, उदासीन का मतलब होता है ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। अगर हम बात करें कि जल और NaCl का, तो जल और NaCl दोनों का पीएच मान 7 होता है। याद रखिएगा, जल और NaCl का पीएच मान 7 होता है। इसमें आ जाएगा 0, मैंने आपको बताया है प्रबलता, एकदम प्रबल अम्ल। और अगर हम पीएच मान 7 की बात करें तो जिस भी विलयन का पीएच मान 7 आता है उसको हम सब उदासीन बोलते हैं। ठीक है, अगर उदासीन पॉइंट की बात करें तो कितना पीएच होना चाहिए, पीएच उसका 7 होना चाहिए। और H2O और NaCl इन दोनों का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। याद रखिएगा, जल और नमक ये दोनों उदासीन होते हैं, इन दोनों का पीएच मान 7 रहता है। और जो हमारा 0 है ये प्रबल अम्ल है और 14 जो है वो प्रबल क्षार है। अगर 7 से कम पीएच मान है किसी का तो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा किसी का मान है तो वो क्षारीय होता है। इसको याद रखिएगा। अभी मान लीजिए कि किसी का पीएच मान 3 है और एक का 4 है, एक का पीएच मान 3 है, दूसरे का 4 है, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, तो जिसका मान कम रहेगा वो ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, यानी 3 वाला जो है ये ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, 4 वाला कम प्रबल अम्ल होगा। इसको आपको याद रखना है। कुछ इम्पॉर्टेंट पीएच मान आपको याद रखना है, इसमें से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। नींबू का जो पीएच मान है वो 2.2 है। शुद्ध जल का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 7 है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 है। तो ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे, जो अधिक H+ आयन उत्पन्न करेगा वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, जो अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करेगा, H+ आयन, वो कैसा अम्ल रहेगा, प्रबल रहेगा। और जो कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करेगा वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा।
और हमारा शरीर कितने पीएच के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो है वो 7 से लेकर के 7.8 पीएच परास तक काम करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमारा जो शरीर होता है, मानव शरीर, वो 7 से लेकर के 7.8 पीएच मान के बीच ही कार्य करता है। अगर अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। इसको आप याद रखिएगा। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षरण होता है, यानी दांत का धीरे धीरे सड़ करके खराब होने लगते हैं अगर पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो। ठीक है, इसीलिए हम सब ब्रश करते हैं जिससे कि हमारे मुंह का पीएच मान अगर 5.5 के करीब आ रहा है तो बढ़ जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग ब्रश करके अपने मुंह के पीएच मान को हमेशा बढ़ा करके रखते हैं। और जो लोग ब्रश नहीं करते हैं उनके मुंह का पीएच मान कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है और वो उनका दांत धीरे धीरे खराब हो जाता है। आगे है, शरीर का सबसे कठोर भाग इनैमल, जिसको हम सब दंत वल्क बोलते हैं, ये होता है। तो शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो इनैमल होता है। और जो सिरका है इसमें एसिटिक एसिड होता है। संतरा या नींबू की बात करें तो इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में एक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टरिक और चींटी के डंक में मेथनोइक और नेटल डंक में यही मेथनोइक अम्ल ही पाया जाता है। ये अम्ल इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर हम साधारण नमक की बात करें तो साधारण नमक जो है वो NaOH, NaHCO3, N2CO3, CaOCl2 का कच्चा पदार्थ है। यदि इन सभी चीज़ों को बनाना है तो इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हमें साधारण नमक यानी कि NaCl की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करें अगर साधारण नमक का, तो साधारण नमक NaOH, NaHCO3, Na2CO3 और CaOCl2 का कच्चा पदार्थ है। ठीक है, अगर हम NaOH बनाना चाहें या NaOH बनाना चाहें या NaHCO3, यदि इन सभी में से किसी को भी हमें बनाना है तो हमें साधारण नमक चाहिए, यानी कि NaCl चाहिए ही चाहिए। अब NaCl के जलीय विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH प्राप्त हो तो इस क्रिया को हम क्लोर क्षार विधि कहते हैं। ठीक है, तो NaCl के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो हमें NaOH प्राप्त हो जाता है और इस क्रिया को हम सब क्लोर क्षार विधि कहते हैं। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला है वो हो जाता है हमारा CaOCl2। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न तो फार्मूला से ही बन जाता है इसका, तो याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण का फार्मूला है CaOCl2। अभी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये शुष्क बुझा चूना है, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको विरंजक चूर्ण मिलेगा और जल मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर विरंजक चूर्ण के उपयोग की बात करें हम सब, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है सूत्री वस्त्र, लकड़ी के मज्जा और लिनेन को साफ करने में। ठीक है, अगर सूती वस्त्र की सफाई करना है तब हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे। लकड़ी के मज्जा की सफाई करना है तो हम विरंजक चूर्ण उपयोग में लाएंगे, या फिर लिनेन को साफ करना है तो विरंजक चूर्ण उपयोग करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग है एक अपचायक के रूप में। तो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका है। अब आगे देखिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला आपको मैं बता दिया हूँ, NaHCO3 होता है।
और इसका उपयोग किया जाता है खाने को शीघ्र पकाने के लिए। खाना जल्दी पक जाए इसलिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। अभी बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो NaCl, H2O, CO2 और NH3 इतना हमको चाहिए। और जब इन सभी को मिला के आप क्रिया करेंगे तो हमको मिलेगा NH4Cl और NaHCO3। तो आइए, समीकरण भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी समीकरण दे दिया जाता है ऐसे, तो आपको याद रखना है। अगर हम NaHCO3 को गर्म करें तो गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है Na2CO3 का सफ़ेद चूर्ण, इसको याद रखना है। बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा में जो हमारा बेकिंग सोडा है उसमें अगर हम टार्टरिक अम्ल मिलाएं तो हमको बेकिंग पाउडर मिलता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर क्या है, तो बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। आगे है हमारा धावन सोडा। धावन सोडा का फार्मूला देखिए तो है हमारा Na2CO3 × 10H2O। और अगर हम धावन सोडे के उपयोग का बात करें तो धावन सोडे का उपयोग होता है सफाई में, कांच और साबुन कागज़ के उद्योग में। ठीक है, सफाई में उपयोग किया जाता है, कांच, साबुन, कागज़ उद्योग में किया जाता है, और बोरेक्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बोरेक्स बनाने में भी हम धावन सोडे का उपयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं? स्थायी कठोरता दूर करने में। अभी कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसमें आपसे पूछा जाता है जल के अणुओं की संख्या। तो कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु होते हैं, धावन सोडा में 10 जल के अणु होते हैं, और जिप्सम में 2 जल के अणु होते हैं, और इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ यानी आधा जल के अणु होते हैं। ठीक है, इस तरह से जल के अणुओं की संख्या हम सब ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम सब आगे देखेंगे, तो आगे है हमारा जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर POP प्राप्त होता है। POP का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, POP में जल मिलाने पर यह कठोर हो जाता है, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो ये किस में बदलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम पानी के साथ मिला देंगे तो फिर से हमको जिप्सम मिल जाता है। उपयोग की बात करें तो जिप्सम का उपयोग है खिलौना बनाने में, सजावट का सामान, टूटी हड्डियों में डॉक्टर लोग प्लास्टर बांधते हैं जो, उसमें, और सतह को चिकना करने में। इतना इसका उपयोग है। तो अम्ल क्षार का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने कवर कर दिया आप लोगों को। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कवर कर दिया है।